ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 131, नई दुनिया की ओर वापसी। मैंने अपने लक्ष्य के बारे में पहले किसी को नहीं बताया है, इसलिए कृपया इसे मेरे लिए गुप्त रखें। ब्लेज ने हल्की सी आंख मारी, जिससे उनके बीच का माहौल थोड़ा नरम हो गया। ठीक है, क्या आप मुझे गुलाम चुनने के लिए तुच्छ नहीं समझते? हैनकॉक ने फिर पूछा, थोड़ा संदेहास्पद। मैंने पहले ही कहा है, कुछ गुलामी के निशान व्यक्ति को परिभाषित नहीं करते। अगर आप इससे इतने परेशान हैं, तो मैं इसे आपके लिए मिटा सकता हूं। ब्लेज ने अपने विचार व्यक्त किए। क्या तुम कर सकते हो? मैंने सोचा था कि गुलाम के निशान स्थायी होते हैं, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। वे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं उन्हें मिटा सकता हूं या बेहतर प्रतीक में बदल सकता हूं। ब्लेज ने आत्मविश्वास से कहा। दास के निशान पृथ्वी के टैटू के समान हैं, जो त्वचा की बाहरी परत में विशेष स्याही द्वारा अंकित किए गए हैं। चूंकि अवधारणाएं समान हैं, इसलिए वो स्याही को विघटित करके और त्वचा को पुनर्स्थापित करके उन्हें आसानी से हटा सकता है। मैं इसे मिटाना चाहता हूं, हैनकॉक ने कांपती आवाज में जवाब दिया। ठीक है, तो क्या मैं? बिस्तर की ओर बढ़ते हुए ब्लेज ने उसे पीठ दिखाने का इशारा किया। हैनकॉक थोड़ा शर्मा गया, लेकिन फिर भी उसने मुड़कर पीठ दिखा दी। अपनी तर्जनी उंगली को खुर के निशान पर रखते हुए ब्लेज ने एक सौर किरण छोड़ी, जो धीरे धीरे उस निशान को मिटाने लगी। फिर उसने अपनी हथेली उसकी पीठ पर रख दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, हैनकॉक कांप उठी मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने अचानक पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आराम करना। हैनकॉक को अपनी पीठ पर ऊर्जा का गर्म प्रवाह महसूस हुआ और हल्की खुजली महसूस हुई, जिससे उसका शरीर ऐंठने लगा। 2 या 3 मिनट में उसकी त्वचा पर जले हुए निशान थोड़े गायब हो गए। लेकिन यह अंत नहीं था। ब्लेज को पूरी प्रक्रिया 3 बार और दोहरानी पड़ी, तब जाकर उसकी पीठ पर खुर का निशान पूरी तरह से गायब हुआ। उसकी मलाईदार सफेद पीठ बिल्कुल नई जैसी दिखने लगी। हो गया? सच में? हैनकॉक को यह बात थोड़ी अविश्वसनीय लगी, इसलिए उसने शीशे में अपनी पीठ देखी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे अपनी पीठ पर कुछ भी नहीं मिला, यहां तक कि कोई निशान भी नहीं। यह सचमुच गायब हो गया। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कितने साल हो गए हैं जब से यह निशान उसकी पीठ पर लगा है। तब से वो परेशान है और सोचती है कि अगर यह निशान किसी को दिख गया तो दूसरे लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। क्या आप अब वारलॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? ब्लेज ने पूछा। एक बार जब आप इस पर हस्ताक्षर कर देंगे, तो न तो मरीन और नहीं विश्व सरकार अमेजन लिली के 3 किलोमीटर के पास आएगी। इस बार हैनकॉक ने मना नहीं किया, बल्कि ब्लेज द्वारा प्रस्तुत समझौते के कागज पर सीधे हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, मुझे लगता है कि अब मुझे विदा लेनी चाहिए। तब मिलते हैं। ब्लेज ने कागज अपने कोट में रख लिया और जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन हैनकॉक ने उसे रोक दिया। रुको, क्या तुम मेरी बहन के निशान भी मिटा सकते हो, प्लीज? हैनकॉक ने प्यारी आंखों से विनती की। ब्लेज की आंखें उसके हावभाव को देखकर नरम पड़ गई। उसने सहमति जताई। जरूर। इसके बाद हैनकॉक ने मैरीगोल्ड और सैंडरसोनिया को अपने कमरे में बुलाया। जब उसकी बहनें उसके कमरे में पहुंची, तो वे ब्लेज और हैनकॉक को खुले कपड़ों में देखकर हैरान रह गई। बड़ी बहन, आप? इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते हैं, हैनकॉक ने अपनी साफ पीठ को उजागर कर दिया, जो सेलेस्टियल ड्रैगन के खुर के निशान से रहित है। कैसे? उन्होंने हैनकॉक को अविश्वसनीय आंखों से देखा। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और उनकी बहन का निशान कैसे गायब हो गया। बड़ी बहन, उसने मार्क मिटाने में मेरी मदद की। मैंने उससे तुम्हारा भी मार्क मिटाने को कहा था। हैनकॉक ने मुस्कुराते हुए चेहरे पर खुशी के लहजे में कहा। ब्लेज ने हैनकॉक की बहनों की पीठ पर खुर के निशान मिटाकर उनकी मदद की, खास तौर पर सैंडरसनिया की, जो फर्श पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और बार बार उनका शुक्रिया अदा करने लगी। अविश्वसनीय, आप वास्तव में गुलामी के उस निशान को मिटा सकते हैं जिसे अमिट कहा जाता है। एल्डर न्यून, जो एक बार फिर जादुई तरीके से कमरे में प्रकट हुए, ने कहा, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये बोआ बहनों का आशीर्वाद है कि वे आपसे मिली। ब्लेज ने बस मुस्कुराकर हैनकॉक से कहा, समुद्री डाकू महारानी, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप सैनिकों को सामान्य स्थिति में वापस ले आएं। आप मुझे हैनकॉक कह सकते हैं। ठीक है। ब्लेज फिर हैनकॉक, उसकी बहनों और एल्डर न्यून के साथ बंदरगाह क्षेत्र में आई। हैनकॉक मरीन में सवार हुई और सैनिकों को सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। कुछ और मिनट तक उनसे बातचीत करने के बाद ब्लेज अपने जहाज पर लौट आया और अमेजन लिली को छोड़ दिया, जबकि हैनकॉक एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ उस दिशा को देख रहा था जिस ओर से वो गया था। जैसे ही उसका जहाज रवाना हुआ, ब्लेज ने सेंगोकू को फोन किया। सेंगोकू-सान, काम हो गया। अच्छा, मुझे पता था। तुम्हें भेजना सही फैसला था। मैं किसी काम में व्यस्त हूं, हम बाद में बात करेंगे। तुम नई दुनिया में वापस जा सकते हो। सेंगोकू की आवाज डेन डेन मुशी के दूसरी तरफ से आई।
कॉल खत्म करके ब्लेज अपने केबिन से बाहर आया और अमेजन लिली के लुप्त होते दृश्य को देखने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन हैनकॉक का सुंदर चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। अनजाने में ही उसका दिल सामान्य से अधिक तेजी से धड़कने लगा। क्या ये उसके शैतानी फल की वजह से है, या मैं उसे पसंद करने लगा हूं? ब्लेज किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। वो ये नहीं जानता कि यही बात हैनकॉक के साथ भी घटित हो रही है, जो अभी भी द्वीप के तट पर खड़ा होकर उस दिशा की ओर देख रहा है जिस ओर से समुद्री जहाज गायब हो गए थे। उसने अपने उत्तेजित हृदय को छुआ, जो सामान्य से अधिक तेजी से धड़क रहा था, जबकि उसके चेहरे के चारों ओर लालिमा छा गई थी। नया संसार। ब्लेज जहाज के डेक पर आराम करके सूर्योदय का आनंद लेते थे। उन्हें हमेशा सुबह की धूप में नहाने का आनंद आता था, क्योंकि इससे उन्हें सुखद एहसास होता था और उनका शरीर मजबूत होता था। 1 घंटे तक धूप में रहने के बाद ब्लेज ने अपनी स्थिति की जांच की। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 65.4। शैतान फल 62.7। हकी 61.3। निःशुल्क विशेषता बिंदु 3.1। कल समुद्री डाकुओं के दल को नष्ट करने के बाद उसका गुण बिंदु 0.1 फीट बढ़ गया। उसे नहीं पता कि योंकों की तुलना में उसकी वर्तमान ताकत कितनी है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो क्रिस्टल से लड़ सकता है, लेकिन यही बात अन्य सम्राटों के बारे में नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो जानता था कि वे एक अलग स्तर पर है। ब्लेज सम्राट का सामना करना चाहता है, लेकिन अब तक उसकी टुकड़ी को 4 सम्राटों के क्षेत्र के पास कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। वे मूल रूप से विश्व सरकार से जुड़े राज्यों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। कभी कभार ही उन्हें समुद्र में कुछ समुद्री डाकुओं के दल का सामना करना पड़ता है। ब्लेज और उसकी टुकड़ी को नई दुनिया में वापस आए 10 दिन हो चुके हैं। इस छोटे से समय में पास के राज्य को लूटने की कोशिश करने वाले समुद्री लुटेरों को खत्म करने के अलावा कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन आज मुख्यालय से एक जरूरी रिपोर्ट आई। किसी अज्ञात द्वीप पर एक नया शैतानी फल खोजा गया है, लेकिन इसने व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं और बीस्ट समुद्री डाकुओं के बीच टकराव पैदा कर दिया है। रिपोर्ट सुनकर ब्लेज ने अपनी पीठ सीधी की और उसके चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव उभर आया। आखिरकार कुछ अच्छी खबर। अध्याय 132 संपर्क। नया संसार। एक अज्ञात द्वीप पर बीस्ट पायरेट्स के 2 ऑल स्टार और व्हाइट बर्ड पायरेट्स के कमांडरों के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी। एक तरफ किंग द कॉन्फ्लेगेशन 3रे डिवीजन कमांडर डायमंड जोजू से लड़ रहा था। दूसरी ओर जैक द ड्राइड ने 5वें डिवीजन कमांडर फ्लावर स्वॉर्ड विस्टा से मुकाबला किया। उनसे थोड़ी दूर पर दोनों गुटों के अधीनस्थों को लड़ते हुए देखा जा सकता था। ब्लेज और उनकी टुकड़ी कुछ ही मिनट पहले द्वीप पर पहुंची थी। उन्होंने जहाज को समुद्री डाकुओं की नजरों से दूर खड़ा किया और दूर से लड़ाई का निरीक्षण किया। सेनगोकू ने उसे सख्ती से कहा है कि वह उनसे न उलझे, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। मरीन की ताकत के साथ वे एक ही समय में समुद्र के 2 सम्राटों को नाराज नहीं कर सकते। ब्लेज जहाज के डेक पर खड़ा होकर लड़ाई देख रहा था और उसकी आंखें रेगिस की रिपोर्ट सुन रही थी। ब्लेसान, मुझे मुख्यालय से खबर मिली है कि कादियों ने व्हाइट बर्ड से संपर्क कर लिया है। अभी वे लड़ रहे हैं। मुख्यालय ने एडमिरल अकैनू और एडमिरल किजारू को स्थिति पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा है कि कुछ भी ना हो। यह सुनकर ब्लेज मुस्कुराया, क्योंकि वो स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। कैडो व्हाइट बर्ड से लड़ रहा है ताकि उसे कहीं जाने से रोका जा सके, ताकि उसके अधीनस्थ शैतान के फल को सफलतापूर्वक जब्त कर सके। बीस्ट समुद्री लुटेरों के विपरीत जो शक्तिशाली होते हैं और प्रत्येक लड़ाई अकेले ही लड़ते हैं। व्हाइट बीर्ड समुद्री लुटेरे अपने पिता व्हाइट बीर्ड की ताकत और प्रतिष्ठा पर निर्भर रहते हैं, और जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, 3 या 4 घंटे के बाद जोजू और विस्टा में थकान के लक्षण दिखने लगे और वे किंग और जैक को शैतानी फल लेकर जाने से नहीं रोक सके। इस बार ब्लेज का काम शैतानी फल को ढूंढना और समुद्री लुटेरों के दल पर नजर रखना है। उन्हें शैतानी फल को सम्राट के हाथों में पड़ने से रोकना है, क्योंकि इससे उनकी ताकत और बढ़ेगी। अगर ये कोई साधारण शैतानी फल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये कोई दुर्लभ किस्म का फल है तो क्या होगा? चूंकि दोनों सम्राट उनमें रुचि दिखा रहे हैं, इसलिए ये दुर्लभ फल ही होगा। ब्लेज ने जहाज पर सवार सैनिकों को आदेश दिया कि वे बीस्ट पायरेट्स के जहाज का पीछा करें, क्योंकि उनके पास ही शैतानी फल है। एक विशाल समुद्री डाकू जहाज, जिसमें जानवर समुद्री डाकू जॉली रोजर थे, द्वीप से निकलकर उत्तर की ओर रवाना हुआ। यह जहाज मरीन बैटलशिप से कम 4 गुना बड़ा था। इसके अलावा जहाज उच्च गुणवत्ता वाली लंबी दूरी की तोपों से सुसज्जित था, जो दूर से दुश्मन के जहाजों पर हमला करने में सक्षम थी। संभवतः इनका निर्माण वानों के कारखानों में किया गया था। सवार, बड़े भाई राजा, ये कौन सा शैतानी फल है जिसमें कैडोसान भी रुचि दिखा रहा है? जैक ने पूछा। जैक वैसा ही दिखता है जैसा कि मूल श्रृंखला में दिखाया गया था। उसके रूप में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि वो अब थोड़ा छोटा हो गया है। वो विशालकाय कद काठी के हैं,
उनकी ऊंचाई लगभग 27 फीट है, जो उनके गवर्नर जनरल कैदो से भी अधिक है। दूसरी ओर किंग खड़ा था, जो थोड़ा छोटा था, लगभग 20 फीट लंबा, लेकिन उसका शारीरिक अनुपात बेहतर था। मांसपेशियां मजबूत थी और कंधे चौड़े थे। जो बात उसे दूसरों से अलग करती है वो है उसकी काली वर्दी, जिसमें त्वचा नहीं दिखती और उसकी पीठ पर आग की लपटें जलती रहती है, जिसका श्रेय लुनेरियन नस्ल के रक्त को जाता है। जैक, क्या तुम वाकई अच्छी तरह से प्रशिक्षण ले रहे हो? अपनी छाती पर तलवार के घावों को देखो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्राचीन जुआन खाने के बाद भी तुम अभी भी घायल हो रहे हो। मुझे खेद है बड़े भाई। किंग ने फिर एक लकड़ी का बक्सा खोला जो उन्हें व्हाइट बर्ड समुद्री डाकुओं से मिला था, जिसमें एक शैतानी फल निकला जिसका आकार अजीब था। दिखने में यह जुआन प्रकार का होना चाहिए। कैदोसान को सूचित करो कि हमारे पास फल है। राजा ने अपने अधीनस्थ को आदेश दिया और बक्सा बंद कर दिया। तभी एक जानवर समुद्री डाकू आगे दौड़ा और उसने सूचना दी, किंगसान, जैक सामा, एक मरीन हमारे द्वीप से निकलने के बाद से ही हमारा पीछा कर रहा है। वे शुरू से ही दूरी बनाए हुए हैं। जैक ने पूछा, क्या जहाज पर कोई एडमिरल है? हालांकि वे मरीन एडमिरल से डरते नहीं हैं, लेकिन समुद्र में उनसे लड़ना परेशानी भरा होगा। नहीं, ये एक सामान्य मरीन युद्धपोत है। मुझे लगता है कि उन्हें हमारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। जैक, उन्हें डुबो दो। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारा पीछा करने की? किंग ने नाराजगी में कहा। हाँ, जैक ने फिर अधीनस्थों को तोप तैयार करने और मरीन जहाज पर निशाना साधने का आदेश दिया। जैसे ही वे तैयार हो गए, जैक ने आदेश दिया, फायर करो। उसी समय ब्लेज ने सेंगोकू को फोन किया और उसे बताया कि बीस्ट समुद्री डाकुओं के पास शैतानी फल है। रुको, पिछली बार की तरह कोई बेवकूफी मत करना। मैं कुजान को भेज रहा हूं। हमारे ज्यादातर सैनिक व्हाइटबर्ड इलाकों में कैडो और व्हाइटबर्ड के बीच लड़ाई पर नजर रखने के लिए भेजे गए हैं। सेंगोकू ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कहा, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं इंतजार कर सकता हूं। सेंगोकू-सान, बीस्ट समुद्री लुटेरों ने हम पर गोलीबारी शुरू कर दी है। क्या आप अभी चाहते हैं कि मैं यही रहूं? ब्लेज ने लापरवाही से पूछा, जब बीस्ट समुद्री लुटेरों के जहाज ने अपनी तोपें दागनी शुरू कर दी थी। चूंकि दूसरे पक्ष की तोपें लंबी दूरी की और अत्यधिक सटीक थी, इसलिए वे लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक लगी। अपनी तरफ से रेजिस और रोसिनांटे ने तोपों को जहाज से टकराने से रोका। आह! सेंगोकू, जो अपने कार्यालय में बैठा था, अपनी कनपटियां रगड़ते हुए बोला, बस कोई बेवकूफी वाली बात मत करना, ठीक है? सेंगोकू जानता था कि ब्लेज कितना ताकतवर है। यही कारण है कि उसे चिंता है कि ब्लेज फिर से कुछ लापरवाही करेगा। अगर यह सामान्य समय में होता तो वो परेशान नहीं होता, लेकिन अभी मरीन बहुत सी चीजों से निपट रहे हैं। अगर उसकी हरकतें कैडों को भड़काती हैं, तो इस बात की 90% संभावना है कि पागल आदमी मरीन फोर्ड पर हमला करेगा, जैसा उसने पिछली बार किया था। इससे बहुत सारे सैनिकों की जिंदगी प्रभावित होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये शब्द कहकर ब्लेज ने बातचीत समाप्त की और जहाज पर सवार सैनिकों को लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तुम सब लोग क्या कर रहे हो? तोपे तैयार करो, गांठें बढ़ाओ और जहाज को बाई ओर मोड़ो और गोलीबारी शुरू करो। इसके बाद ब्लेज जहाज के अगले डेक पर आया और उसने देखा कि जैक दूसरी ओर अपने अधीनस्थों को आदेश दे रहा था, जबकि किंग एक दर्शक की तरह सब कुछ देख रहा था। तुम लोग पीछे हट जाओ, उसने रेगिस और रोसिनांटे से कहा। फिर उसने सांस ली, हवा अंदर ली और उसके फेफड़े फैल गए। कुछ सेकंड बीतने के बाद ब्लेज ने अपने मुंह में भारी मात्रा में सौर ऊर्जा एकत्र की और फिर उसे विनाश की सुनहरी लपटों के रूप में छोड़ा। सूर्य की सांस। आग की लपटों का एक विशाल समुद्र फूट पड़ा और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज जलकर राख हो गई, जबकि लपटों के ठीक नीचे का समुद्र तुरंत वाष्पित हो गया। कड़ियों के बोलो ब्रेद के विपरीत, जो एक सीधी रेखा पर केंद्रित है, ब्लेज का हमला एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करते हुए फैल गया। अचानक हुए इस हमले से राजा और रानी दोनों अचंभित हो गए, जबकि लपटों की तीव्रता को महसूस करते हुए राजा के चेहरे के हावभाव बदल गए। अध्याय 119, राजा और जैक। ब्लेज के अचानक हमले ने किंग और जैक दोनों को चौंका दिया, क्योंकि आग की तीव्रता को महसूस करते हुए उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। अगर वे आग की लपटों को अपने ऊपर आने देते तो ये निश्चित रूप से उनके जहाज को जलाकर नष्ट कर देती। बिना समय बर्बाद किए किंग ने अपना टेरानोडॉन रूप धारण कर लिया और चिल्लाया, जैक! हाँ, बड़े भाई। जैक ने अपना रूप पूरी तरह से विशालकाय बना लिया। फिर उसने अपनी सूंड से समुद्र से पानी चूसा और उसे विस्फोटक शक्ति के साथ आने वाली उग्र लपटों पर छिड़का। यद्यपि ये ब्लेज के हमले को रोक नहीं सका, लेकिन उन्होंने आग की तीव्रता को कम कर दिया, क्योंकि इसमें कोई हकी नहीं थी। उसी समय किंग जहाज से छलांग लगाकर आग की लपटों की ओर उड़े और अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए एक तेज हवा का प्रवाह पैदा किया, जिसने आग की लपटों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसके कारण
ब्लेज की ज्वाला की सांस से जहाज जलने से बच गया। किंग, जो अब टेरानोडॉन के रूप में था, आग की लपटों में घिरा हुआ बहुत तेज गति से मरीन जहाज पर गोली चलाने लगा। जब वो आगे बढ़ा तो एक ध्वनि धमाका हुआ। किंग की आकृति को अपने जहाज की ओर आते देख रेगिस ने जहाज पर मौजूद सैनिकों को आदेश दिया, फायर करो। आदेश की प्रतीक्षा कर रहे मरीन सैनिकों ने निशाना साधा और गोलियां तथा तोपें चलाईं। लेकिन किंग को कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो आसानी से बच निकला। ब्लेज को पता था कि इस तरह के हमले से किंग को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए डेक से छलांग लगाई और किंग के गोते का सामना किया। वो जानता था कि टेरानोडॉन रूप में किंग की चोंच लंबी और मजबूत है और एक प्रभावी नुकीला हथियार है जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को चीर सकता है। टेरानोडॉन परिवर्तन द्वारा प्रदान की गई महान गति, शक्ति और आकार के संयोजन ने उसे चीजों को बलपूर्वक नष्ट करने की शक्ति दी। अगर वो किंग को जहाज में सिर के बल जाने देता तो वो 2 टुकड़ों में टूट जाता। आओ, ब्लेज ने भारी मात्रा में हकी का प्रयोग किया, अपनी सारी शारीरिक शक्ति अपनी भुजाओं में लगाई और आगे की ओर मुक्का मारा। धमाका! उसका मुक्का किंग की नुकीली चोंच से टकराया, जिससे बिजली की चमक और आघात तरंगे पैदा हुई जो सभी दिशाओं में फैल गई। लेकिन यही तक बात नहीं बनी। ब्लेज के मुक्के के संपर्क में आते ही एक भयानक विस्फोट हुआ। सुनहरी लपटें आगे बढ़ी और किंग को पूरी तरह से निगल गई। अगले ही पल किंग का शरीर तोप के गोले की तरह वापस लौटा और बीस्ट पायरेट के जहाज से टकराया, जबकि उसके पूरे शरीर से भाप निकल रही थी। उसकी नुकीली चोंचों से खून की धार बह रही थी। बिग ब्रो जैक उसके पास आया, अपने मानव रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन किंग ने उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया और खड़ा होकर ब्लेज का सामना किया, जो पहले से ही उनके जहाज पर उतर चुका था। राजा का शरीर भी धीरे धीरे मानव रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी हालत देखकर ब्लेज को आश्चर्य हुआ कि किंग को केवल मामूली चोट ही आई थी, जबकि वो विस्फोट के केंद्र में था। उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज है। विस्फोट होने से ठीक पहले वो अपने पूरे शरीर को ढकने में सक्षम था। इसके अलावा उसका लूनेरियन वंश किसी दिखावे के लिए नहीं है, क्योंकि वो गर्मी से कुछ हद तक प्रतिरक्षित है। ब्लेज ने सोचा। वहां सन्नाटा छा गया था और माहौल बहुत तनावपूर्ण था, क्योंकि जहाज पर सवार सभी बीस्ट समुद्री लुटेरे ब्लेज की ओर अपने हथियार तान रहे थे और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थे। उसी समय ब्लेज का समुद्री जहाज जानवर समुद्री लुटेरों के जहाज से टकरा गया, जबकि जहाज पर मौजूद सैनिकों ने अपनी राइफलें जानवर समुद्री लुटेरों पर तान दी। रेजिस और रोसिनांटे आगे खड़े थे, जबकि क्वीना उनके पीछे खड़ा था। मुझे लगता है कि आप रियर एडमिरल ब्लेज हैं, वही जिसने स्पीड को हराने की बात कही थी। अब मुझे पता चला है कि अफवाहें सच है, किंग बोला। बीस्ट समुद्री लुटेरों ने एक बार स्पीड समुद्री लुटेरों से भिड़ंत की थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे एक दुर्जय दल है, खास तौर पर स्पीड। वो कैप्टन कादियो का सामना करने के बाद भी भागने में सफल रहा। हाँ, ब्लेज ने उत्तर दिया, जबकि उसके अंदर से एक दबंग हकी निकली। चारों ओर की हवा मुड़ गई और लहरदार हो गई, जबकि एक अदृश्य शॉक वेव फूट पड़ी। धप धप धप। अगले ही पल ज्यादातर जानवर लुटेरे जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें पीछे की ओर मुड़ी हुई थी और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। वो किसी भी तरह का ध्यान भटकाना नहीं चाहता और उन्हें छोड़कर जाने से उसके मातहतों की जान को खतरा हो सकता है। बीस्ट पायरेट्स जानकार है और जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। जो लोग होश में रह पाए, उन्होंने सांस रोक ली और उनके हाथ हल्के डर से कांपने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सामने खड़ा आदमी ताकतवर है। राजा द कॉन्फ्लेग्रेशन और जैक द ड्रॉट, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो और मुझे शैतान का फल दे दो। मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। ब्लेज ने मजाक के लिए कुछ अहंकारी शब्द कहे। बेशक वो जानता था कि वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तुम आकर इसे क्यों नहीं ले जाते? जैक ने हत्या की मंशा प्रकट करते हुए अपने कंधों पर लगे दांतों से दरांती जैसे ब्लेड निकाले। जैसी आपकी इच्छा, ब्लेज ने कहा और भयानक शक्ति के साथ विस्फोट किया, जबकि उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी बिजली चमकने लगी, जिससे उसकी गति चरम सीमा तक बढ़ गई। दूसरी ओर जैक जोर से दहाड़ रहा था, क्योंकि उसके हथियार और हथियार आर्मामेंट हकी में लिपटे हुए थे, जैसे कि वो काले कवच में लिपटा हुआ हो। उसी समय किंग ने अपने दाहिने हाथ में एक ज्वाला का निर्माण किया। ब्लेज का लक्ष्य जैक है। जैक द्वारा उसे अचेत करने से पहले उसकी आकृति धुंधली हो गई और फिर से प्रकट हुई, क्योंकि वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। जैक भले ही मजबूत है, लेकिन उसकी चाल धीमी है। इसके अलावा जैक अब उतना मजबूत नहीं है जितना मूल समय रेखा में दिखाया गया है, क्योंकि वो अभी सिर्फ 19 साल का है। सुनहरे ऊर्जा से भरी एक मुट्ठी ने जैक के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। ज्वाला से लदे इस घूंसे ने त्वचा को नहीं छुआ, लेकिन हमले के पीछे की ताकत ने सीधे उसके बचाव को दरकिनार कर दिया और उसके अंदरूनी अंगों को चीर दिया। उस क्षण में ब्लेज ने अपने शरीर को थोड़ा सा बाई ओर मोड़कर एक और वार किया।
उसकी बाई कोहनी जैक की छाती के बीच में लगी और वो उड़ गया। दोनों ही वारों में ब्लेज ने अपने शस्त्रागार में मौजूद हर चीज का इस्तेमाल किया। उनके हमले में ताकत, गति, उन्नत की अवधारणा और शैतानी फल की शक्ति थी। उन्होंने कुछ भी नहीं रोका। जैक का शरीर जहाज की रेलिंग से टकराकर जमीन पर गिर गया। वो पूरी तरह से बेहोश था। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था। उसके मुंह, कान और नाक से खून बह रहा था, जबकि उसकी छाती में एक झुलसा हुआ निशान देखा जा सकता था। केवल 2 पूर्ण शक्ति हमले जैक को मौत के कगार पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे। अध्याय 134 समुद्र के 2 सम्राटों का टकराव। जैसे ही उसने जैक को नीचे गिराया, ब्लेज की आंखें लाल हो गई, क्योंकि उसे अपनी पीठ के पीछे एक बहुत बड़ी आकृति का आभास हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि किंग था, शाही ज्वाला। किंग ने अपनी खुली हथेली पर आग का गोला बनाया और एक शक्तिशाली ज्वालायुक्त मुक्का मारने के लिए मुट्ठी बनाई। ब्लेज के पास बचने का समय नहीं था, इसलिए वो केवल संपर्क बिंदु अपने बाएं गाल को हकी से ढक सकता था। टकराना, ये आग की लपटों में लिपटा एक शक्तिशाली झटका था। जैसे ही ये ब्लेज पर लगा, उसका शरीर कुछ दूर तक घिसटता चला गया और फिर रुक गया। अच्छा पंच, ब्लेज ने अपने मुंह में खून थूकते हुए प्रशंसा की। लेकिन आपने आग से खेलने के लिए गलत प्रतिद्वंदी को चुना है। अगले ही पल चारों ओर भयानक गर्मी फैल गई और जल्द ही वे सुनहरी लपटों में बदल गए। कुछ ही समय में पूरा बीस्ट समुद्री लुटेरा जहाज आग के समुद्र में समा गया। गर्म 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 होश में आए जानवर समुद्री डाकू बेहोश को लेकर समुद्र में कूद गए। केवल कुछ ही मजबूत शरीर वाले थे और हकी लड़ाई देखने के लिए जहाज में ही रह गया। जब उनके नीचे समुद्र का तापमान बढ़ गया और वाष्पीकरण के लक्षण दिखाई देने लगे, तो पानी में कूदे समुद्री डाकू तेजी से जहाज से दूर तैर गए। आश्चर्यजनक बात यह है कि ब्लेज द्वारा शैतानी फल शक्ति प्रदर्शित करने के बाद भी बीस्ट समुद्री लुटेरों का जहाज बरकरार रहा। इसे किसी अनोखे पेड़ या खजाने की लकड़ी से बनाया जाना चाहिए था। किंग की आंखें सिकुड़ गई और उसने ब्लेज को घूर कर देखा, लेकिन उसमें गर्मी से जलने का कोई निशान नहीं दिखा। जैसा कि ब्लेज ने सोचा था, बाद वाला एक हद तक गर्मी से प्रतिरक्षित है, लेकिन ब्लेज के पहले विस्फोट ने किंग को नुकसान पहुंचाया, इसलिए वो आग से पूरी तरह अछूता नहीं है। चलो उसकी सीमा का परीक्षण करते हैं। बिना समय बर्बाद किए ब्लेज ने आगे बढ़कर हाकी को मुक्का मारा, जिससे वो उसकी बाहों में से उड़ गया। किंग ने भी वैसा ही किया। टकराना, दोनों की मुट्ठियां हवा में टकराई, जिससे बैंगनी रंग की बिजली की चिंगारी निकली और सभी दिशाओं में शॉकवेव फैल गई। उनका वार एक दूसरे को छू तो नहीं पाया, लेकिन हवा में ही दूसरे पर जीत हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसा लगता है कि बीस्ट समुद्री लुटेरों ने वानों पर समय बर्बाद नहीं किया। आपने तो रयू की अवधारणा को भी समझ लिया, ब्लेज ने कहा। वो वास्तव में इस तथ्य से आश्चर्यचकित था कि किंग आंतरिक विनाश का उपयोग कर सकता है। ब्लेज को लग सकता है कि किंग बहुत ताकतवर है। उसका हकी संभवतः एडमिरल स्तर के शुरुआती चरण में पहुंच गया है। अपने शैतानी फल और प्राकृतिक रूप से पैदा हुई ताकत के साथ वो अपने 1.2 बिलियन इनाम के लायक राक्षस है। अंत में ब्लेज ने अपनी बाहों में हकी का प्रवाह बढ़ा दिया और किंग को पीछे धकेल दिया। वो भले ही ताकतवर हो, लेकिन ब्लेज के सामने उसके पास कोई मौका नहीं है। मैं तुम्हें पीटने में मजा लेने जा रहा हूं। ये कहते हुए ब्लेज ने अपनी अंगुलियों को चटकाया, जबकि किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि उसका चेहरा ठंडा हो गया था। मरीन जहाज पर रेजस, रोसिनांटे, कुइना और अन्य मरीन सैनिक दिलचस्पी से युद्ध देख रहे थे। कुइना ने कहा, ब्लेसान पूरी ताकत से लड़ रहा है। ऐसा लगता है कि राजा काफी ताकतवर है। रोसिनांटे ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ताकतवर है, वो जीत नहीं पाएगा। सत्य, चलो उन बीस्ट समुद्री लुटेरों को पकड़ते हैं जो पानी में कूद गए हैं। हम कुछ भी करने से पहले उनकी लड़ाई खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। रेजस ने कहा और सैनिकों को समुद्र में भाग रहे समुद्री लुटेरों को पकड़ने का आदेश दिया। जिस समय ब्लेज किंग से लड़ रहा था, उसी समय 2 योनको, कैडो और व्हाइटबर्ड न्यू वर्ल्ड के व्हाइटबर्ड क्षेत्र में स्थित एक अज्ञात द्वीप पर भिड़ गए। रायमी हक्के थुंगर बगुआ काइदो ने अपने कानाबो हसाइकाई को दोनों हाथों से क्षैतिज रूप से घुमाया, जिसमें विनाशकारी शक्ति थी, क्योंकि उसने उन्हें विजेता और आयुध हकी से भर दिया था। दूसरी ओर व्हाइटबर्ड ने क्रोध में अपने फेफड़ों के ऊपर दहाड़ लगाई और अपने नागिनाटा को भूकंप के बुलबुले के साथ लपेटा, ताकि इसकी मारक शक्ति बहुत बढ़ जाए, और उसने हाथ हिलाया। बूम! आसमान में 2 भागों में विभाजन हुआ, जो कॉन्करर के हकी उपयोगकर्ताओं के बीच टकराव का संकेत था। बादल गड़गड़ाने लगे और काले हो गए, मानो स्वर्ग ने खुद उनकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया हो। कैदो, तुमने यहां आने की हिम्मत की और अपनी सेना को मेरे क्षेत्र में शैतानी फल चुराने के लिए भेजा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? व्हाइटबर्ड की उग्र आवाज जोर से गरजी। अपने दाहिने हाथ से नागिनाटा को जोर से दबाते हुए व्हाइटबर्ड ने अपनी बाईं मुट्ठी के चारों ओर कंपन को केंद्रित कर एक गोलाकार बुलबुला बनाया और अपने क्रोध को राक्षसी शक्ति के साथ प्रकट करते हुए कैडो के चेहरे पर मुक्का मारा। कैडो का चेहरा विकृत हो गया और हवा में दरार पड़ गई। शॉकवेव सीधे कैडो की कठोर त्वचा से होकर गुजरी, जिससे वो पीछे की ओर जा गिरा और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। कैडो अपने पैरों पर खड़ा हुआ
और अपने होठों के कोने पर लगे खून को ऐसे पोंछा जैसे कि वो कुछ भी नहीं था। साथ ही एक दुष्ट मुस्कान भी दिखाई। व्हाइटबर्ड, तुम बूढ़े और धीमे हो रहे हो। तुम्हारे हमले अब पहले की तरह चोट नहीं पहुंचाते। व्हाइटबर्ड ने दांत पीसते हुए हवा में ऊंची छलांग लगाई और अपना नागिनाता घुमाते हुए कैडो पर तान दिया। टकराना। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मनुष्य और सबसे शक्तिशाली प्राणी एक बार फिर भिड़ गए, जिससे शुद्ध शक्ति की एक विशाल आघात लहर उत्पन्न हुई जो सभी दिशाओं में फैल गई। इस बीच द्वीप से कुछ दूरी पर 10 समुद्री जहाजों का बेड़ा आघात तरंग से हिल गया और समुद्र भी आगे पीछे हिलने लगा, जिससे जहाज पर सवार सभी लोग चक्कर खा गए। अकैनू और किजारू मुख्य जहाज में एक दूसरे के बगल में खड़े होकर युद्ध देख रहे थे, जबकि आकाश विभाजित हो गया और गड़गड़ाहट हो रही थी। अकैनू ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, जबकि किजारू शांत दिख रहा था। समुद्री लुटेरों और योंकों के महान युग को नरक में जाने दो। हमें उनमें से हर एक को मार देना चाहिए और इस झगड़े को खत्म कर देना चाहिए। मरीन दुनिया की सबसे मजबूत ताकत है। हम कुछ समुद्री लुटेरों को अपनी मर्जी से घूमने नहीं दे सकते। अकैनू ने अपनी मुट्ठी भींची जो मैग्मा में बदल गई। ये युद्ध बहुत ही हिंसक और विनाशकारी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी झड़पें और भी तीव्र होती गई और कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मरीन सैनिकों और अधिकारियों ने देखा कि टक्कर के कारण दूरी पर स्थित पहाड़ अचानक टूट गया और जल्द ही उन्हें आश्चर्य हुआ जब पूरा द्वीप हिल गया और उसमें दरारें पड़ गई। धमाका। एक अचानक आई शॉकवेव ने एक मरीन सैनिक को लगभग हवा में उछाल दिया, इससे पहले कि वो एक बार फिर मुख्य मस्तूल से टकराते हुए डेक पर उतरता। मरीन सैनिक को पसीना आ गया। वे कब तक लड़ेंगे? उन्हें लड़ते हुए लगभग 6 घंटे हो गए थे, लेकिन उनकी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी नजर में इस तरह की भयावह विनाशकारी शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे इंसान पैदा कर सके। वे दोनों बस इंसानी खाल में राक्षस थे। वे सभी आश्चर्यचकित थे। क्या ये योंकों की शक्ति है? ये तो अकल्पनीय था। अध्याय 135 मरीन फोर्ड अलर्ट पर। ब्लेज और किंग के बीच लड़ाई का अंत ब्लेज के विजयी होने के साथ हुआ। किंग और जैक को पकड़ लिया गया और उन्हें सीस्टोन की बेड़ियों से बांध दिया गया। किंग सख्त और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, क्योंकि वो बिना हारे 6 घंटे तक उससे लड़ने में सक्षम था। जब ताकत और हकी की बात आती है तो वो स्पीड जितना ही मजबूत है, लेकिन वो स्पीड जितना तेज नहीं है। राजा की तुलना में जैक बहुत कमजोर है और उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसके दिमाग में हलचल मचाई और ब्लेज को उसके विचारों से जगा दिया। उपलब्धि। ऑल स्टार्स में से एक को हराया, किंग। इनाम +0.5 हकी +1.0 निःशुल्क विशेषता बिंदु। उपलब्धि। ऑल स्टार्स में से एक को हराया, जैक। पुरस्कार +0.5 निःशुल्क विशेषता बिंदु। भाग्यशाली, ब्लेज ने खुशी से कहा। साथ ही उसे आश्चर्य हुआ कि इनाम इतने कम क्यों हैं, जबकि किंग और जैक दोनों ही बीस्ट पायरेट्स के आपदा है। फिर उसने सोचा, शायद जब पूरा दल हार जाएगा तभी पुरस्कार पूरे होंगे। ब्लेज ने फिर अपना स्टेटस पैनल चेक किया। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 65.4। शैतान फल 62.7। हकी 61.8। निःशुल्क विशेषता बिंदु 4.5। ब्लेज सान। रेगिस की आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि वो डेन मुशी पकड़े हुए था, जो सेंगोकू जैसा दिख रहा था। नमस्ते ब्लेज। सेंगोकू की असहाय आवाज डेन मुशी के दूसरी तरफ से आई। उसने सुना कि ब्लेज ने 2 ऑल स्टार्स ऑफ द बीस्ट समुद्री लुटेरों को पकड़ लिया है। वो ब्लेज की ताकत से खुश है, लेकिन कैडो के बारे में सोचकर उसे सिर दर्द हो रहा है। वो पागल कैडो निश्चित रूप से अपने अधीनस्थों पर हमला करने और उन्हें बचाने की कोशिश करेगा। यदि ये चालक दल के कुछ सामान्य सदस्यों की बात है तो कैडो को इसकी परवाह नहीं होगी, लेकिन किंग और जैक एक अलग मामला है। मुझे लगता है कि आप व्हाइटबर्ड और कैडो के बीच संघर्ष के बारे में जानते हैं, है ना? सेंगोकू ने पूछा। हाँ, उनकी लड़ाई कुछ समय पहले ही खत्म हो गई है, जब कैडो को किंग और जैक की हार की रिपोर्ट मिली। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो सीधे आपकी ओर बढ़ रहा है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार वो युद्ध के मैदान से क्रोधित होकर चला गया। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या मतलब है ना? सेंगोकू ने स्थिति बताई। यदि संभव हो तो मैं सचमुच दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी कैडो से लड़ना चाहता हूं। ब्लेज ने उत्साहित स्वर में उत्तर दिया। तुम बदमाश, मैं मानता हूं कि तुम्हें एडमिरल्स को टक्कर देने की ताकत है, लेकिन कैडो के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि तुम जिंदा बच पाओगे। उसकी तुलना क्रिस्टल से मत करो, वे एक ही स्तर के नहीं हैं। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, सेंगोकू-सान? ब्लेज ने खुले तौर पर पूछा। नीचे धकेलने से कोई फायदा नहीं होगा। किंग और जैक को मरीन मुख्यालय ले आओ। गैर्ब और मैं यहां, और मैंने अकैनू और किजारू को भी वापस आने का आदेश दिया है। मैंने कुजान को आपकी सहायता के लिए भेजा है। मेरी चिंता यह है कि क्या आप कैडो के पहुंचने से पहले मरीन फोर्ट पहुंच सकते हैं?
भले ही कैडो मजबूत है और उड़ान भरने में सक्षम है, वो मुझे आसानी से नहीं ढूंढ सकता। नई दुनिया बड़ी है। क्या आप भूल गए कि दुनिया में विवरे कार्ड नाम की भी कोई चीज है? सेंगोकू ने असहाय होकर जवाब दिया। हाँ, ब्लेज ने अपना सिर खुजाते हुए जवाब दिया। मैं भूल गया। तो अगर मैं किंग और जैक को मार दूं तो कोई समस्या नहीं होगी, है ना? ब्लेज ने पूछा, जबकि उसकी नजर किंग और जैक पर थी। क्या तुम मूर्खतापूर्ण बातें करना बंद कर सकते हो? ये एक गंभीर मामला है, सेंगोकू ने गुस्से से कहा। ठीक है। सेंगोकू की योजना सुनने के बाद ब्लेज ने कॉल समाप्त कर दी और डेन डेन मुशी को रेजिस पर वापस फेंक दिया। उस समय राजा, जो पूरे समय चुप था, बोला, तुम भले ही ताकतवर हो, लेकिन कैडोसान के सामने तुम एक भी वार नहीं झेल पाओगे। मुझे खुशी होगी यदि कैडो मुझे एक ही वार में हरा दे, लेकिन मुझे संदेह है कि वो ऐसा कर पाएगा, क्योंकि उसे लड़ाई में आनंद आता है और वो अपने विरोधियों की ताकत को परखना पसंद करता है। ब्लेज ने उदासीनता से टिप्पणी की, अगर वो बचाना चाहता है तो मुझे हराने के बाद ही। तभी उसके बगल में खड़ा रेजिस बोला, ब्लेज सान, मुझे तुम्हारी ताकत पर संदेह नहीं है, लेकिन ये एक सर्वविदित तथ्य है। अगर आमने सामने की लड़ाई होगी तो कैडो जीत जाएगा। जमीन, समुद्र और हवा में सभी जीवित चीजों के बीच वो एक समुद्री डाकू है, जिसे सबसे मजबूत प्राणी के रूप में जाना जाता है। ब्लेज ने रेजिस की ओर आंखें घुमाई, क्योंकि उसने एनीमे में कहे गए शब्दों को ही बोला था। लेकिन ब्लेज को पता था कि ये शब्द सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, क्योंकि कैडो वाकई बहुत ताकतवर है। नई दुनिया में कोई भी उस पागल को उकसाने की हिम्मत नहीं करता था, और उसकी ताकत को सभी लोग स्वीकार करते थे। वापस मैरिनफोर्ड में सेंगोकू द्वारा युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया जाता है, और मुख्यालय में उपस्थित शीर्ष अधिकारी विशिष्ट सैनिकों को चौक पर एकत्रित करते हैं। इस बीच मरीनफोर्ड शहर के निवासियों को, जहां मरीन के परिवार रहते हैं, सुरक्षा कारणों से घर के अंदर रहने को कहा गया है। समुद्र तट के आसपास जहाजों के बेड़े तैनात किए गए हैं। जब सैनिकों ने सुना कि कैडो आ रहा है तो वे घबरा गए और चिंतित हो गए, क्योंकि हर बार जब कैडो ने मरीनफोर्ड पर हमला किया था तो इस प्रक्रिया में कई लोग मारे गए थे। करीब 2 घंटे के बाद मरीन सैनिकों ने समुद्र में साइकिल चलाते हुए एक व्यक्ति को देखा। कुजान आ गया है। यदि वो अपने शैतानी फल का उपयोग किसी अन्य तरीके से करता तो वो पहले आ सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो मूलतः आलसी है। कुजान, तुम आ गए, कुछ खाओगे? ब्लेज ने इशारा करते हुए कहा, जबकि वो समुद्री राजा के बड़े मांस का स्वाद ले रहा था, जिसे उसने अभी अभी मारा था और बारबेक्यू किया था। तुम्हारे पास वाकई इस बात की हिम्मत है। तुम्हें खाने के लिए भी समय मिल गया। मुझे नहीं पता क्या कहना है, लेकिन ब्लेज, तुम्हें जहां भी जाना हो, मुसीबत खड़ी करना बंद कर देना चाहिए। मैं नहीं कर सकता, ये मेरे स्वभाव में है। ब्लेज ने कंधे उचकाते हुए मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकल लिया। तो तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे नहीं लगता कि हम कैडो के हमें ढूंढने से पहले मरीनफोर्ड पहुंच पाएंगे। क्या तुम्हारे पास कैडो का सीधे सामना करने का आत्मविश्वास है? नहीं। कुजान ने आह भरी और ब्लेज के पास बैठ गया। मुझे कम से कम मांस का आनंद तो लेना चाहिए। इसकी खुशबू अच्छी है,